एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय ज्ञान परंपरा पर बातें पूरे देश में बहुत अधिक हो रही हैं। अनेक कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं तथा अन्यत्र यह विषय इस समय सर्वाधिक चर्चा में। हिंदी में इस विषय से संबंधित कुछ सामान्य कोटि की कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक देश है। विश्व के प्राय सभी देशों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ ज्ञान की कोई एक परंपरा नहीं है, अनेक ज्ञान परंपराएं हैं। इसलिए सही शब्द है भारतीय ज्ञान परंपराएं। आरंभ में ही यह कहना जरूरी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा धार्मिक ज्ञान परंपरा नहीं है। ज्ञान और धर्म में अंतर है। ज्ञान के अंतर्गत सब कुछ समाहित हो जाता है और भारत की धार्मिक परंपरा भी केवल हिंदू परंपरा नहीं है, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन, सिख धर्म भी है। अभी रणेंद्र ने अपने एक महत्वपूर्ण लेख जो आलोचना के नए अंक में प्रकाशित है, भारत के इतिहास में बाइनरी और वर्चस्व में रोमिला थापर का यह कथन उद्धृत किया है कि हिंदू का इस्तेमाल 15वीं शताब्दी से पहले धर्म के तौर पर नहीं किया जाता था और हिंदू शब्द का धर्म के रूप में पहला प्रयोग 1850 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों और व्यापारियों के द्वारा किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा हिंदू ज्ञान परंपरा नहीं है, यह कहीं अधिक व्यापक है। भारत में ज्ञान की कई परंपराएं रही हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा भारत की विभिन्न ज्ञान प्रणालियों और दर्शनों का एक समग्र रूप है, जिसमें विविध ज्ञान धाराओं का समावेश है। यह दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञान परंपराओं में है। शिक्षा मंत्रालय का भारतीय प्रणाली विभाग का सारा बल हिंदू ज्ञान परंपरा में है, जबकि ज्ञान का संबंध, चिंतन का संबंध धर्म से न होकर दर्शन से, ज्ञान का संबंध सीधा दर्शन से है, फिलॉसफी से। भारतीय ज्ञान परंपरा को केवल वैदिक ब्राह्मणवादी परंपरा समझाने की कोशिशें निरंतर जारी हैं। ज्ञान परंपरा केवल लिखित रूप में ही नहीं, मौखिक रूप में भी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एलन नेविन्स को आधुनिक मौखिक इतिहास, मॉडर्न ओरल हिस्ट्री का जनक माना जाता है और ज्ञान परंपरा पर बात करते हुए हम मौखिक ज्ञान परंपरा, ओरल नॉलेज ट्रेडिशन पर बात नहीं करते। 1965 में फ्रेंच में जॉन वेनसीना की पुस्तक इस पर प्रकाशित हुई थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद ओरल ट्रेडिशन ए स्टडी इन हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी शीर्षक से 2006 में एच.एम. राइट ने किया। आदिवासियों में ज्ञान मौखिक परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। आदिवासी ज्ञान प्रणाली ज्ञान की एक समग्र प्रणाली है और हम जिस हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, उसने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मौखिक आख्यान, ओरल नैरेटिव पर ध्यान दिया था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि विविध क्षेत्रों में प्रसिद्ध और सक्रिय कुछ व्यक्ति भी, जिनमें सभी अनुशासनों, डिसिप्लिन्स के लोग हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार कर रहे हैं। 6 महीने पहले एक प्रमुख विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डैलिम्पल की नई पुस्तक प्रकाशित हुई है, द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। माने भारतवर्ष ने पूरे विश्व को कैसा रूपांतरित किया गया, इस पर विलियम डैलिम्पल की अभी 6 महीने पहले ये किताब आई है और शंभुनाथ ने इसी महीने के वागर्थ के संपादकीय में इस पुस्तक पर विस्तार से विचार करते हुए डैलिम्पल के मत का खंडन किया है कि दुनिया की सभी सभ्यताएं भारत के समुद्री गोल्डन रोड की देन है। डैलिम्पल जिसे गोल्डन रोड कहते हैं वो और कुछ नहीं, स्पाइस रोड है, वो मसाले का जो व्यापार होता था वो। भारत का गौरवगान औद्योगिक क्रांति के आज के इस समय 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में
हम जब उपस्थित हैं और जो इंटरनेट का ही नहीं मस्क के ग्रोक AI का भी समय हो रहा है, उस समय हम विचार कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ने भी जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक में भारत का गौरव गान ही किया था। जैसे भारत ही सब कुछ है, यहीं की संस्कृति, यहीं की सभ्यता जो पूरी दुनिया में फैल रही है। क्या भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पहले, भारतीय ज्ञान के पहले दुनिया में अंधकार था? भारत और यूनान की ज्ञान परंपरा ने एक दूसरे को व्यापार, यात्रा और सांस्कृतिक विनिमय के जरिए प्रभावित किया था। हम कुछ किताबों को देखें जो बहुत प्रामाणिक पुस्तक है। रिचर्ड सीफोर्ड की पुस्तक द ओरिजिन्स ऑफ फिलॉसफी इन एंशिएंट ग्रीस एंड एंशिएंट इंडिया, ए हिस्टोरिकल कंपैरिजन, या फिर थॉमस मैकेविले की किताब देखें द शेप ऑफ इंडियन थॉट, कंपैरेटिव स्टडीज इन ग्रीक एंड इंडियन फिलॉसफी के अलावा जर्नल ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रकाशित लेख के विषय पर ध्यान दीजिए। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक क्लासिक्स ऑन इंडियन कल्चर इन एंशिएंट इंडिया में साफ तौर पर भारतीय ज्ञान परंपरा और यूनानी ज्ञान परंपरा के अंतर संबंधों पर, पारस्परिक संबंधों पर विचार किया गया है। यूनानी खगोल विज्ञान ने भारतीय खगोल विज्ञान को कई रूपों में प्रभावित किया था, जिससे भारतीय खगोल विज्ञान, इंडियन एस्ट्रोनॉमी में प्रगति हुई। आर्यभट्ट जैसे खगोलविदों ने, जिनका समय 476 से 550 ईस्वी है, यूनानी खगोल विज्ञान के आधार पर कार्य किया। वराहमिहिर जैसे खगोलज्ञ एस्ट्रोनॉमर ने खगोल विज्ञान में यूनान, ग्रीक के योगदान को स्वीकार किया है। यह वराहमिहिर की मैं बात कर रहा हूँ। यूनान के दार्शनिक विचारों में विशेषतः ईसा पूर्व 323 से 31 तक हेलेनिस्टिक पीरियड के वो विचारक थे जिसने भारतीय विचारों को प्रभावित किया। यहाँ यह उल्लेख जरूरी है कि भारत में ज्ञान परंपरा का एक समृद्ध टेपेस्ट्री है, चित्रपट है, जो व्यापक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है, कोई ऐसे डिसिप्लिन नहीं है, कोई ऐसे ज्ञान की शाखा ही नहीं है जिसे कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा में हम नहीं देखते हों। केवल धार्मिक आध्यात्मिक व्यवहारों से ही नहीं, कला, साहित्य, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से भी इसका रिश्ता है। भारतीय ज्ञान परंपरा दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञान परंपराओं में से एक है। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है और इसके बाद ही सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन दो सभ्यताओं के बीच ज्ञान के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से आदान प्रदान रहा होगा, क्योंकि ज्ञान कभी स्थानीय नहीं होता है, लोकल नहीं होता है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ उसकी सार्वभौमिकता में है, यूनिवर्सलिटी में है। ज्ञान की जगह बंद कोठरी नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा को अन्य ज्ञान परंपराओं से अलग कर देखने की प्रवृत्ति 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में भी कायम है, जबकि भारतीय ज्ञान का अन्य ज्ञान से भी संबंध है। इसने यूनानी ज्ञान परंपरा और पश्चिमी ज्ञान परंपरा से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है और यूनान और पश्चिम या यूरोप को भी बहुत कुछ दिया है। ज्ञान का संबंध श्रद्धा और आस्था से नहीं, तर्क और संवाद से, लॉजिक और डायलॉग। आस्था का संबंध धर्म से, न कि ज्ञान से। हमें यह समझना होगा कि भारतीय ज्ञान कांड धर्म कांड नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ इस समय पुनरुत्थानवाद से है और भारत की वर्तमान यात्रा, ज्ञान यात्रा, सांस्कृतिक यात्रा, विचार यात्रा 19वीं शती के नवजागरण रेनेसां से पुनरुत्थानवाद की ओर, रिवाइवलिज्म की ओर जा रहा है। ज्ञान का दूर दूर तक कूपमंडूकता से संबंध नहीं है। आज भारतीय ज्ञान कांड, ज्ञान दर्शन और ज्ञान परंपरा पर
आलोचनात्मक विवेक के साथ विचार करने की जरूरत है, न कि धार्मिक अंदाज़ा अथवा श्रद्धा के साथ। आ नो भद्रा क्रतवयो यंतु विश्वतः, अर्थात हर तरफ से नेक विचार हमारे पास आए, यह वैदिक ऋषि का कथन है। आज भारतीय और पश्चिमी ज्ञान परंपरा पर एक साथ विचार की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और विश्व शांति के सिद्धांतों को मान्यता दी गई है, और हम भारतीय संविधान की उद्देशिका में, प्रियम्बल में भी हम इसकी कुछ अंशों को हम देख सकते हैं। इसकी उपेक्षा कर, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और विश्व शांति की उपेक्षा कर या इसे दरकिनार कर हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार नहीं कर सकते। सात्विक विचार केवल भारत में नहीं था। ऋषिगण तब ऐसा क्यों कहते? सात्विक विचार हर दिशा से आने दो, ज्ञान की खिड़कियां खोलने पर ही रोशनी आएगी और सुखद हवा के झोंके भी, बाहर से कुछ सुगंध भी। इराक के इब्न अल हैथम को फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा गया है। 1011 से 1021 के बीच उन्होंने किताब अल मंसीर बुक ऑफ ऑप्टिक्स लिखी। वे गणितज्ञ थे, भौतिकीविद थे, खगोलविद थे। उन्होंने बताया कि रेटिना दृष्टि का केंद्र है, जिससे प्राप्त होने वाले प्रभाव ऑप्टिक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा में जाएं तो पूरा का पूरा स्नायु विज्ञान, तंत्रिका सबको हम देख सकते हैं। और मैं नहीं जानता, जल्दी में मैं ये सर्च नहीं कर सका कि भारत के कितने विश्वविद्यालयों में न्यूरो साइंस का अलग विभाग है। होगा, बहुत कम होगा। जबकि न्यूरो साइंस में जो विकास हुआ है वो इतना विकास हो रहा है पश्चिम के विश्वविद्यालयों में, और हमारे यहाँ भी बहुत पहले उसके संबंध में अनुमान के आधार पर, योग के आधार पर, अन्य किसी चीज के आधार पर उसके संबंध में काफी बातें कही गई। तो रेटिना दृष्टि का केंद्र है, जिससे प्राप्त होने वाले प्रभाव ऑप्टिक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। उन्होंने कैमरे जैसे ऑप्टिकल उपकरणों की नींव रखी। ये जो कैमरा हम हैंडल करते हैं, ये कहीं से नहीं है, इब्न अल हैथम की ही एक प्रकार से इसे देन कर सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की स्थापना की, न्यूटन का काम इनके बाद का है। यह मान्यता भी गलत है कि सारा भारतीय ज्ञान संस्कृत में। यह सच है कि उसका बहुलांश, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हम संस्कृत में देखते हैं, लेकिन संस्कृत को हिंदू धर्म की, अरबी को इस्लाम की और पाली को बौद्ध धर्म की भाषा मानना गलत है, क्योंकि भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरह के कुछ काम किया था, जबकि उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी, और उसके भाषा विभाग के स्थापना के बाद उन्होंने कुछ उस तरह की चीज़ें हमारे सामने लाई, जिसे अंग्रेजों ने बढ़ाया दिया। यह भाषा को धर्म के आधार पर जोड़ना एक प्रकार की सांप्रदायिक दृष्टि है, और 21वीं सदी का भारत इस मार्ग पर चलकर अपना विकास नहीं कर सकता। विकास का संबंध आज धर्म और अध्यात्म से कहीं अधिक विज्ञान और तकनीक से है, और तकनीक इतनी फास्ट है, इतनी द्रुत गति से ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि अगर आप और हम अगर इसका अध्ययन करें तो लगता है कुछ दिनों के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ गई। अभी मस्क ने जो यहाँ किया है, और 10 दिन से जो सोशल मीडिया पर चीज़ें जो घूम रही है, आप देखिए कि उसका क्या जलवा है और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। शिक्षा का कार्य वैज्ञानिक, तार्किक, बौद्धिक चेतना को विकसित करना है। भाषा धार्मिक और गैर धार्मिक नहीं होती। अश्वघोष के पिता वैदिक थे, माँ बौद्ध थे। बुद्ध ने अपने वचनों को छांदस, ये संस्कृत का पूर्व रूप है, ये बुद्ध ने अपने उपदेशों को छांदस कहा है, जिसे संस्कृत में संकलित न करने को कहा था। अश्वघोष की वज्र सूची में वर्ण श्रेष्ठता, हायरार्की के आग्रहों और जाति का खंडन है। यह पुस्तक लंबे समय तक, हजारों वर्ष तक भारतवर्ष में अनुपलब्ध क्यों रही? 1000 वर्ष तक संस्कृत
महायानी बौद्धों की भी भाषा थी। कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं। आज ज्ञान की राजनीति पर भी विचार हो चुका है, पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। वो जेएनयू में सोशियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं मणिनाथ ठाकुर। फिर एक बार हम ये कहें कि बाइनरी और वर्चस्व, जिस पर अच्छे ढंग से रनन ने भी विचार किया है और उस पर सवाल उठाए हैं, उसे देखना जरूरी है। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत बहुत समृद्ध है। इसके विषय को देखिए कि इसमें क्या समाहित हो जाता है। भाषा, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, साहित्य, कला, पुराण, भागवत, गीता, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान व दर्शन, सब भारत की ज्ञान परंपरा में। पर हम आज सबको यथावत न तो देख सकते हैं न ग्रहण कर सकते हैं। एक क्रिटिकल माइंड की जरूरत है, एक आलोचनात्मक विवेक की जरूरत है, और भारतवर्ष में इस आलोचनात्मक विवेक की और क्रिटिकल माइंड की आज सबसे अधिक जरूरत है। एक क्रिटिकल अप्रोच की, जो केवल तर्क से, संवाद से, वाद विवाद से, बहस से ही संभव है। स्वतंत्र चेता मस्तिष्क को कम महत्व दिया जा रहा है। भारतीय विश्वविद्यालयों में बहुत अंशों में यह तार्किक दृष्टि, चेतना, बौद्धिकता, प्रश्नाकुलता आदि की हम कमी देख रहे हैं। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, सूत्र, शास्त्र, वैशेषिक दर्शन, परमाणुवाद, आठवें वैशेषिक दर्शन में सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, सबके अध्ययन के साथ हमें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्रिटिकल माइंड को लेकर चलना होगा। प्राचीन भारतीय ज्ञान का आज की वैश्विक चुनौतियों से संबंध स्थापन आवश्यक है। इस ज्ञान परंपरा का संबंध मध्य युग से भी देखना होगा। 84 वर्षीय अमेरिकी इतिहासकार रिचर्ड एम ईटन की किताब है इंडिया इन द पर्सियनेट एज, 1000 से 1765 तक, जिसमें 750 वर्ष के भारत का वर्णन है। भारतीय कला और संस्कृति के इतिहासकार, दार्शनिक एवं तत्वमीमांसक आनंद कुमार स्वामी ने पश्चिमी दुनिया में भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रस्तुत किया। आज आनंद कुमार स्वामी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। फिलॉसफी में भी मैं नहीं जानता कि आनंद कुमार स्वामी की कितनी किताबें किसी डिपार्टमेंट में मौजूद होगी, जबकि उन्होंने डांस ऑफ शिवा के साथ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म पर एक ही साथ 1943 में उनकी किताबें आई थी। सोर्सेज ऑफ विजडम उनकी एक अलग पुस्तक है। अंतिम दिनों में उन्होंने वेदांत और कैथोलिक स्कोलेस्टिक्स और मिस्टिक्स पर कार्य किया। अब भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ पश्चिम और अन्य ज्ञान परंपराओं पर भी विद्वानों का ध्यान जा रहा है, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम है। दार्शनिक रामचंद्र गांधी, देवदास गांधी के पुत्र और महात्मा गांधी के पौत्र, ने भारतीय ज्ञान प्रणाली को एक मौलिक लेंस से अन्वेषित किया है। वे पाश्चात्य परंपरा के साथ शास्त्रीय और आधुनिक दार्शनिक भारतीय परंपराओं को संलिष्ट करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार करते हुए हमें यह देखना होगा कि वह केवल ब्राह्मण ज्ञान परंपरा नहीं है, क्योंकि उसके साथ ही हमारे यहाँ एक श्रमण ज्ञान परंपरा भी है, जो जैन और बौद्ध धर्म में दिखाई पड़ती है। ब्राह्मण परंपरा में वेद प्रमाण है। श्रमण परंपरा वेदों को ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत नहीं मानती, यह व्यक्ति के अनुभव और प्रयास से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देती। इसमें आत्मज्ञान, आत्मविजय का महत्व है, आत्म साक्षात्कार का। श्रमण परंपरा में जैन, आजीवक, चार्वाक और बौद्ध है। ब्राह्मण परंपरा में ब्रह्म प्रमुख है, वेद वाक्य ब्रह्म वाक्य है। श्रमण परंपरा में ईश्वर का महत्व नहीं है, श्रम और मनुष्य का महत्व है। वेद, उपनिषद, स्मृति और ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण परंपरा के धर्म ग्रंथ हैं। अहिंसा जैनिज्म का प्राथमिक सिद्धांत। इतिहासकारों के अनुसार जैन, बौद्ध और चार्वाक लोकायत की नास्तिक और भौतिकवादी दार्शनिक परंपराएं हैं। मक्खाली गोसाल के आजीवक दर्शन का यह विस्तार है। ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा में यह दूसरी बात है कि वर्चस्व वैदिक और ब्राह्मण ज्ञान परंपरा का है। भारतीय ज्ञान परंपरा में आदिवासी ज्ञान परंपरा का कोई स्थान नहीं रहा है। अब बहुत कम
नाम मात्र के लोगों को हम देखते हैं जो इधर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासियों की ज्ञान प्रणाली विलुप्त होने के कगार पर है। यह ज्ञान प्रणाली अनौपचारिक, इनफॉर्मल, अलिखित और मौखिक रही है। 3 वर्ष पहले 2022 में आंध्र प्रदेश के सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में आयोजित ट्राइबल नॉलेज सिस्टम पर एक सेमिनार हुआ था। मुझे ट्राइबल नॉलेज सिस्टम पर, ट्राइबल नॉलेज पर शायद रंजन ने भी अपने यहाँ TRI में कराया, ट्राइबल फिलॉसफी पर भी कराया, लेकिन मैं इसका उल्लेख करना ज़्यादा इसलिए समझता हूँ क्योंकि एक जुड़ा हुआ मामला है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से और अच्छा है। 3 वर्ष पहले 2022 में आंध्र प्रदेश के सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में आयोजित ट्राइबल नॉलेज सिस्टम विषय पर बीज वक्तव्य देते हुए चिन्ना वीरा भद्रदू ने यह कहा था कि इस समय आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा की सुरक्षा जरूरी है। इस देश में आदिवासियों का इतिहास 25,000 वर्ष पुराना है। वह लिखित नहीं है, वह मौखिक है, और उनका ज्ञान, ये उसी ने कहा था, की नोट देने वाले ने, जो सही ही कहा था कि आदिवासियों का ज्ञान एक ट्रेजर ट्रोव है, एक गुप्त कोश है, एक गुप्त खजाना है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार के क्रम में सनमन ज्ञान परंपरा और आदिवासी ज्ञान परंपरा पर विचार जरूरी है। और यहाँ पर मैं 2 लेखकों के एक संयुक्त लेख को आपके सामने बताना चाहूँगा जो मुझे बहुत आवश्यक लग रहा है। कर्नाटक विश्वविद्यालय के 2 लेखकों ने, 2 प्रोफेसर ने एक संयुक्त लेख लिखा। शीर्षक देखिए, द एसेंस ऑफ द ट्राइबल नॉलेज सिस्टम इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम। ट्राइबल नॉलेज सिस्टम का जो एसेंस है वह इंडियन नॉलेज सिस्टम में कहाँ हुआ है। ये तो कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले जब मैं देख रहा था तो कर्नाटक यूनिवर्सिटी के 2 महत्वपूर्ण लोग थे। आज भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई परिदृश्य बदल रहा है जो बहुत शुभ नहीं। भारतीय समाज आज कई रूपों में सवर्ण अवर्ण, शिक्षित अशिक्षित, ब्राह्मण दलित, आदिवासी गैर आदिवासी, धार्मिक अधार्मिक, सांप्रदायिक असांप्रदायिक, हिंदू मुसलमान, ग्रामीण नागर, संपन्न विपन्न, नैतिक अनैतिक आदि में विभक्त हो चुका है या हो रहा है। यह खतरनाक है, यह निरंतर जारी है। बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक राष्ट्र में द्विविभाजन शुभ नहीं, गलत है। भारतीय संस्कृति, मैं फिर दोहराऊं कि हिंदू संस्कृति नहीं है। भारतवर्ष में हिंदू के अतिरिक्त इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई 7 धर्म के लोग रहते हैं। संख्या का कोई महत्व नहीं है कि किसकी संख्या ज्यादा है और किसकी संख्या अधिक है। भारत में न कोई एक संस्कृति है न एक भाषा। हिंदी से जो लोग उर्दू, अरबी, फारसी को हटाने की बात करते हैं वे न भाषा के महत्व को समझते हैं, न संस्कृति के महत्व को समझते हैं। ज्ञान की बात तो बहुत दूर रही। इसलिए ये जो भाषा की राजनीति है, ये जो ज्ञान की राजनीति है, ये जो धर्म की राजनीति है, ये जो शिक्षा की राजनीति, हम विभिन्न क्षेत्रों में देखें कि राजनीति इतनी अधिक फैल रही है। 1980 के दशक में, और समाज चूंकि आपका जो विषय है उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई परिदृश्य पर भी बात कहनी है, इसलिए 2-3 मिनट में बात करके मैं अपनी बात समाप्त रखूंगा। जहां तक समाज का प्रश्न है, ध्यान दीजिए, 1980 के दशक में मार्गरेट थैचर ने कहा था देयर इज नो सच थिंग एज सोसाइटी। क्यों कहा था वह एक बड़ा लंबा विषय है, वहां मैं भी नहीं जाऊंगा। देयर इज नो सच थिंग एज सोसाइटी। वो ब्रिटेन की 1979 से 1990 तक प्रधानमंत्री थी। वो पहली बार उन्होंने समाज की ऐसी तैसी की, उसकी खल्ली उड़ाई। बाद में 2011 में एक किताब भी छपी एंडी मैक्समिथ की, नो सच थिंग एज सोसाइटी, ब्रिटेन इन द टर्मोइल ऑफ द 1980s। टर्मोइल में उसमें 80 के दशक के ब्रिटेन और इंग्लैंड को आप अगर ध्यान से देखें तो एक प्रकार से टर्मोइल की स्थिति से गुजर रहा था। वो भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक परिदृश्य में बदलाव आ चुका है।
जो किसी भी स्वस्थ दिशा में नहीं है। हम सब एक उपभोक्ता संस्कृति, कंज्यूमर कल्चर में रह रहे हैं। बाजार ने अपना समाज बना डाला है, मार्केट सोसाइटी। कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इंटरनेट अब प्रमुख है। यथार्थ से अधिक प्रमुख आभासी यथार्थ है। और आकाश और पूरी दुनिया अब एक छोटी स्क्रीन पर है। भाषाएं मर रही हैं, भाषाएं बदल रही हैं, समाज का व्याकरण बदल रहा है, भाषा का व्याकरण बदल रहा है। यह समय भाषा के व्याकरण से कहीं अधिक भाषा की संस्कृति पर विचार का है। दक्षिण एशियाई देशों में कई भाषाएं लुप्त हो रही हैं। लुप्त भाषा, एंडेंजर्ड लैंग्वेज पर काम हो रहा है। यह अच्छी बात है। हम जो भी बदलाव देख रहे हैं वो मानव समाज, मानव सभ्यता, मानव संस्कृति के लिए किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं है। प्रकृति से मनुष्य का संबंध समाप्त हो रहा है। आदिवासियों में थोड़ा बहुत, ट्राइबल्स में ये बचा हुआ है। प्रकृति का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है और उसे विकास कहा जा रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार के क्रम में बहुत कम तमिल ज्ञान परंपरा एवं द्रविड़ ज्ञान परंपरा पर विचार होता है। आज की सत्ता को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का उदाहरण हमारे सामने है 15-20 दिन पहले का, जबकि सरकार उसे हजारों करोड़ डॉलर देती थी। अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम इसे बंद कर देंगे, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाई थी। आप ये देखें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। ज्ञान परंपरा और द्रविड़ ज्ञान परंपरा पर भी विचार है। संवादरत होकर ही हम ज्ञान के प्रति उन्मुख हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समय ज्ञान का नहीं, सूचना के आतंक का समय है। सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारे मस्तिष्क को बंद कर देने का समय है, जबकि हमें अपना मस्तिष्क खोले रहना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा दायित्व भारतवर्ष के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर जाता है। आपने मुझे आमंत्रित किया, धन्यवाद। धन्यवाद सर की विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि ने इस संगोष्ठी का स्वर निर्धारित कर दिया है।